एंड हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी को और बूस्ट करने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म पे एमसीक्यू सीरीज़। ये स्पेशल क्लास फेस्टिवल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ होंगे। 19th से लेकर के 21st तक ये एमसीक्यूज़ चलने वाले हैं। ये सारे ही स्पेशल क्लास की जो लिंक्स है ना बच्चों, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, आपके साथ एज यू ऑल नो, आपके साथ सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीए फाइनल के महासंग्राम के सेशन भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री चल रहे हैं स्पेशल क्लास पे। ये एवरी संडे टू संडे की सीरीज़ है। लास्ट संडे हमारा एक फर्स्ट पार्ट ऑफ महासंग्राम फॉर सीए इंटरमीडिएट हो चुका है। कमिंग संडे हमारा पार्ट 2 है फॉर सीए इंटरमीडिएट। सो आप महासंग्राम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को अटेंड करना ना भूलें। This will be on Sunday at 11 a.m. Link of this session is also given in the description box below. Now आप पढ़ना शुरू कीजिए। Be safe, take care, thank you. Hello everyone. आज हमें स्टार्ट करना है आपका फेवरेट टॉपिक, दैट इज फ्रॉम ग्रुप 2 पेपर 6, नथिंग बट ऑडिट एंड अश्योरेंस। नाउ ये ऑडिट एंड अश्योरेंस को लेकर के बहुत सारे मिथ एंड बहुत सारे फियर्स स्टूडेंट के दिमाग में हैं। तो फर्स्टली हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करें, हम हमारी पढ़ाई स्टार्ट करें, इसके पहले ये जो फियर या ये जो मिथ है इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द वेरी फर्स्ट मिथ इन द माइंड इज कि मैम ICAI एक्सपेक्ट्स द सेम लैंग्वेज विच इज़ गिवन इन द PM। ऐसा कुछ नहीं है। नाउ व्हेन अ स्टूडेंट इज टेलिंग कि मैम PM में जैसा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल में जैसा आंसर लिखा हुआ है, सेम आंसर हमको हमारे आंसर शीट में लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट माय डियर फ्रेंड, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, अगर वही सेम आंसर आप आपके आंसर शीट में लिखने जाओ, डू यू फील यू विल फेच टाइम टू कंप्लीट द पेपर? सोचो, मतलब प्रैक्टिस मैनुअल में जो ICAI ने आंसर दिया हुआ है, द सजेस्टेड आंसर विच इज गिवन टू यू, if you write the same length in the same language, will you be able to complete the paper? Yes or no? Tell me. Absolutely no. It is 100 marks paper. You will just get 3 hours. Now the first thing here comes is what you need to write your paper. First is the knowledge of the subject. वो हर सब्जेक्ट के लिए चाहिए आपको. Second is the technical jargons. What is technical jargons, my dear friends? टेक्निकल जार्गन्स मीन्स, अगर मैं एक आंसर पढ़ रही हूँ, चलो आपने एक बार शायद कहीं ना कहीं ऑडिट पढ़ा है या सुना सुना सा है, अगर मैं यहाँ पे आपको बात करने जाऊँ तो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट सब्जेक्ट टू रिलेट। नॉर्मली आपको मैं बताने जाऊँ तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिट में आप हर बार पढ़ोगे ये। व्हाट इज दिस? दिस इज टेक्निकल जार्गन। तो लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है? दैट टेक्निकल जार्गन अलॉन्ग विथ योर ग्रामर, ये होता है तुम्हारे आंसर शीट में लिखने वाला आंसर। ओके, समझ में आ रहा है आपको? हेंस देयर इज नो नीड टू बाय हार्ट ईच एंड एवरी वर्ड विच इज रिटन इन योर PM, विच इज रिटन इन योर प्रैक्टिस मैनुअल। द फर्स्ट स्टफ। द सेकेंड स्टफ, मैम ऑडिट थियोरी है एंड हेंस बोरिंग है, बिल्कुल भी नहीं। व्हेन आई टॉक अबाउट अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज आपकी एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद you'll be starting your articleship period. Yes, you'll be joining some corporates या फिर you'll be joining some CA firm, अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आर्टिकलशिप कर रहे हो। यहाँ पे आप करने क्या वाले हो? यहाँ पे will you be able to make ऐसे बैलेंस शीट, आप शेड्यूल 3 बनाने वाले हो, will you be doing that? No, rather you'll be evaluating that. What you have to do is you have to check it, you have to evaluate, you have to examine. What is this, my dear friends? This is the practical aspect of this subject. अगर आप ये सब्जेक्ट को थ्योरी बोर्डम मान करके चलोगे, फिर वो बोर्डम ही रहेगा। अगर आप उसकी एप्लीकेबिलिटी देख पा रहे हो, आई एम 100% श्योर यू विल अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ द सब्जेक्ट। एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट इज वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आ रहा है? पक्का एकदम वाला शॉट। Okay, so now coming to the second stage of introduction, that is nothing but your syllabus. So when I talk about your syllabus,
दैट इज CAIPCC ऑडिट एंड अश्योरेंस, यहाँ पे द सिलेबस इज ड्राफ्टेड इन अ मैनर wherein you get the first initial stage of auditing. मीन्स यहाँ से आपको कोई एडवांस लेवल का नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, आपके पास से नॉर्मल नॉलेज एक्सपेक्ट किया जा रहा है. दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑडिटिंग. मैम क्यों ये सिलेबस में डाला हुआ है, वाई ऑडिटिंग? माय डियर फ्रेंड, एग्जामिनेशन के बाद आप यही करने वाले हो, ईदर ऑडिटिंग और टैक्सेशन. हेंस थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए एंड हेंस दिस सब्जेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर योर सिलेबस. समझ में आ रहा है? पक्का एकदम श्योर? ओके. नॉट गोइंग डाउन टू डाउन, 1 to 1 मैं आपको इंडेक्स नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द सब्जेक्ट्स इनटू पार्ट्स. द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज नथिंग बट द ग्राउंड, दैट इज नेचर एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज द इनिशियल स्टेजेस. ठीक है. The second part where I call it as company audit. यहाँ पे एक बार ग्राउंड लेवल खत्म हो जाने के बाद विल बी जंपिंग कि अगर हम कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनी बीइंग अ कॉर्पोरेट एंटिटी, कंपनी में ऑडिटर कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्या ड्यूटीज, क्या राइट्स, ये चैप्टर है. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट के सेक्शंस. ओके. तो मैम फर्स्ट इनिशियल स्टेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वहां पे हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दैट इज नथिंग बट SAs. ओके. तो फर्स्ट इज नॉर्मल ग्राउंडिंग इनिशियल, सेकंड इज कंपनी ऑडिट, वहां पढ़ने वाले हैं SA, यहां पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट. ठीक है. अब मैम थर्ड लेवल क्या है? द थर्ड लेवल इज स्पेशल ऑडिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल ऑडिट? अब समझिए. से फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट कर रहे हो. व्हाट इज ऑडिट? एग्जामिनेशन. आप चेक कर रहे हो, नॉर्मल, एकदम ही नॉर्मल टर्म्स में हम बात करते हैं. आप चेक कर रहे हो, क्या चेक करोगे अभी आप? कि कंपनी का इंटीरियर बराबर है कि नहीं, एम्प्लॉय ठीक ठाक टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, ये चेक करोगे. चेक क्या करोगे आप? एब्सोल्युटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करोगे. अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सिर्फ कंपनीज बनाती है या दूसरी एंटिटीज भी बनाती है? चलो मैं एग्जाम्पल देती हूँ. दूसरी एंटिटी मीन्स हॉस्पिटल्स, होटल्स, मे बी थिएटर्स, लाइब्रेरीज, पब्लिकेशंस. ये सारे जो एंटिटी है या फिर ये सारी जो पब्लिकेशन वाली जो पीपल है, ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो. ओके ठीक है, आज मेरा होटल है, खाने पीने का धंधा चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते. ऐसा होता है? ऐसा होता है? बताओ. नो माय डियर फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी एंटिटी एट द एंड ऑफ द ईयर हम जो भी काम कर रहे हैं उसका इवैल्यूएशन करेंगे. हाउ इवैल्यूएशन करेंगे? वी विल सी व्हाट इज आवर स्टेट राइट नाउ. पूरे साल भर में हमने जितना काम किया है उसका प्रॉफिट कितना आया है, एक्सेट्रा. हेंस ये सारी जो एंटिटीज है विच इज अपार्ट फ्रॉम कंपनी, ये कंपनी नहीं है बट ये अलग एंटिटी है. ये अलग एंटिटी को हमने क्लब किया हुआ है एंड इसको कहा है स्पेशल एंटिटीज. इसका जो ऑडिट होगा उसको हम कहते हैं स्पेशल ऑडिट. समझ में आ रहा है? पक्का एकदम श्योर? तो एक बार देख लो क्या क्या चीज आपको पढ़नी है. फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द इनिशियल पार्ट, दैट इज द ग्राउंडिंग. ठीक है. नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ वी कैन प्लान, हाउ वी कैन प्रोग्राम, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट, ये सब नॉर्मल ग्राउंड. यहाँ कहाँ से पढ़ने वाले? ये वाला स्टफ हम पढ़ने वाले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में से. सेकंड आता है हमारा कंपनीज ऑडिट. मैम कंपनीज ऑडिट है तो ऑब्वियसली इसके प्रोविजंस कहाँ लिखे होंगे? कंपनीज एक्ट में लिखे. एंड द थर्ड कम्स, दैट इज नथिंग बट स्पेशल ऑडिट. समझ में आता है? पक्का एकदम 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 श्योर? ओके. नाउ द नेक्स्ट लेवल, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सब्जेक्ट. ये जो मेन मुद्दा है, मैम मार्क्स कैसे मिलेंगे? समझो. When we talk about the subject, पढ़ाई कैसे करनी है? Now ये जो सब्जेक्ट है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं by mere understanding first. अब ये मत सोचना कि मैम हम इतने बड़े हो गए हैं तो हमको होमवर्क नहीं मिलेगा, ये गलत बात है. आपको भी आपके एंड से एफर्ट्स लगाने हैं. जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस मैनुअल के टिक करेंगे वो आपको भी घर पे प्रैक्टिस करना है. ठीक है. ओके. द फर्स्ट पार्ट विल बी mere अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करेंगे? विल अंडरस्टैंड द ग्राउंड पार्ट कि ऐसा क्यों. अगर हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑडिट तो हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों गवर्नमेंट ऑडिट. ठीक है. सेकंड, अगर हमको पता चल गया है कि
आई हैव सम काइंड ऑफ रीजंस बिकॉज ऑफ विच आई एम कंडक्टिंग ऑडिट, तो ऑडिट कैसे किया जाए, ठीक है। अब ये समझ में आने के बाद मेन पार्ट आता है हमारे रिमेम्बरेंस का। व्हाट इज रिमेम्बरेंस? याद कैसे रखा जाए ना। ऑडिट में सबसे बड़ी तकलीफ जो आती है, द मेन डिफिकल्ट पार्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज रिमेम्बरिंग द कंटेंट. When you talk about remembering the content, many times student keeps on jumbling. ये यहाँ पे था या ये यहाँ पे था, puzzle हो जाता है ना। उसके लिए what we are trying to do is we are trying to use different techniques, that is animation techniques, many a times drama techniques, many a times mnemonics. ठीक है. So for that stuff we have almost everything ready so that आप याद रख पाओ चीज़ों को. Okay, don't try to relate that stuff with the practical life. It will be merely maybe a funny technique, maybe a funny mnemonic, whatever, just to make you remember the content. That's it. ठीक है. And the third part will be applications. के question आएंगे तो कैसे solve करना है वो हम practice manual से देखने वाले हैं. Okay, understood? Very well understood. Okay, now we are ready to jump up to our first session. That is nothing but the initial. अब उसके लिए हम ये जो सारा कंटेंट, हम ये सिलेबस टू सिलेबस चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फर्स्टली सी ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कैसे बने हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहाँ कहाँ यूज होते हैं. आप एक बार ये चीज देख लीजिए एंड देन विल बी जंपिंग टू आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज नथिंग बट द इनिशियल पार्ट ऑफ ऑडिटिंग. अरे रुको, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टार्ट करने से पहले समझ तो लो ऑडिट क्यों करना है. एक बात बताओ, चलो अगर मैं आपको कहने जाऊं कि आपने ये जो रिलायंस है ना इसमें शेयर्स खरीद करके रखे, दैट मीन्स यू आर शेयर होल्डर. परफेक्ट. अब आपने ये कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करके रखे हैं, मतलब पैसे लगा करके रखे. अब यहाँ पे यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो इनके जैसा है, एकदम चोर. मतलब यहाँ के जो दिस इज जस्ट अ मियर एग्जाम्पल, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर रिलायंस. ओके, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट आपके पैसे ले करके खुद के घर पे लेके जाते हैं, ना कंपनी का भला कर रहे हैं ना कंपनी का कोई काम हो रहा है. अब आप पहुंच गए रिलायंस के पास, जाओ. अब आप गए हो रिलायंस के पास ये पूछने के लिए कि डियर मैनेजमेंट, आप मेरे पैसों से कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेरे पैसों से कितना एक्सपेंशन हुआ है, मेरे पैसों का कितना रिटर्न मुझे आने वाला है. ये आप पूछने पहुंच गए किसके पास, रिलायंस के पास. नाउ यू टेल मी व्हाट दे हैव गिवन यू इज दे हैव गिवन यू अ बैलेंस शीट. The management said, dear sir, this is our balance sheet. Last year हमने जो सारा काम किया है वो सारा काम यहाँ पे चिट्ठा पिट्ठा लिखा हुआ है. P&L में we have booked expenses, we have also booked revenues, this is our net profit and accordingly we have prepared balance sheet. ऐसे कह करके आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिया जाता है. अब क्वेश्चन ये उठता है, आप तो शायद हो कॉमर्स बैकग्राउंड से, हो ना, आप हो कॉमर्स बैकग्राउंड से, बट आपके जो फ्रेंड्स है या फिर आपके जैसे जो दूसरे इन्वेस्टर्स है, जैसे कि ये लोग ना, ये लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, मे बी दे आर नॉट एबल टू इवैल्यूएट और अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब क्या किया जाए. इन्होंने तो अपना काम खत्म किया, मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके हाथ में दे दिए या फिर ये लोगों के हाथ में दे दिए. शायद आप समझ पाओगे कि अच्छा ये खर्चा हुआ है, ये इनकम बुक हुई है, एक्सेट्रा. बट इनका क्या, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, टेल मी, अब ये लोग क्या करेंगे. ना ये लोग ये बता सकते हैं कि ये खर्चा ज़्यादा है या कम है, ना ये लोग ये पूछ सकते हैं मैनेजमेंट को ये क्या किया. मैनेजमेंट ये आंसर देने थोड़ी बैठा है. नाउ फॉर दैट रीजन देयर वॉज अ नीड ऑफ अ पर्सन who will be the person of integrity. What do you mean by the word integrity? Will be honest. Now he will be the person of integrity. He'll be independent person, not biased. एक ऐसे person की जरूरत है जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उनको देखे और
शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, आउटसाइडर्स, इनको ये बताए कि हाँ भाई आप निश्चिंत रहो, आपके पैसे सेफ है, कंपनी अच्छे से काम कर रही है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड प्लीज ध्यान से, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू किसका मैम? बिजनेस का। हो सकता है मैनेजमेंट के पास फिक्स्ड एसेट नहीं है, बट मैनेजमेंट ने करोड़ों के फिक्स्ड एसेट बताए हैं, चेक कौन करे? अगर आप गए हो मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट बोल देगा अरे वो तो जलगांव पालघर में रखे हुए, उतना कौन ट्रैवल करेगा, है ना? अब ये प्रॉब्लम है। नाउ इन दिस सिचुएशन दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। क्यों मैम शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर रहे हैं? बिकॉज आपके लिए ऑडिट किया जा रहा है। यू बीइंग ऑडिटर, यू वांट टू नो व्हाट इज रनिंग इन द कंपनी, बिकॉज आप तो कंपनी में जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? अरे कॉर्पोरेट व्हील लॉ में पढ़ा है ना हमने, कॉर्पोरेट व्हील इज देयर बिटवीन द शेयर होल्डर्स, द आउटसाइडर्स एंड द मैनेजमेंट। You cannot go into the company and check each and everything because you are owners, not the management. Management is handled by someone else and these people are nothing but board of directors. समझ में आया? पक्का एकदम श्योर? मतलब ये जो दो पर्सन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दी शेयर होल्डर्स, इन दोनों के बीच में एक व्हील है, व्हील, कॉर्पोरेट व्हील। ना ये ऑडिटर क्या करता है, ये ऑडिटर को अलाउ किया गया है कि डियर ऑडिटर, आपको अलाउ किया कि आप कंपनी में जाओ, आप कंपनी में आपकी ऑडिटिंग टेक्निक्स यूज करो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करो, वेरीफाई करो और एक रिपोर्ट बनाओ। अब ये रिपोर्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपोर्ट? टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिपोर्ट? There will be a specific format wherein the auditor will be writing. क्या लिखेंगे ऑडिटर? ऑडिटर will be telling कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाए हैं? मैनेजमेंट ने। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं आर ट्रू एंड फेयर। समझ में आया? पक्का एकदम 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 श्योर? नाउ द सेकेंड पार्ट। अब ये ऑडिटर का रोल थोड़ा थोड़ा सा तो क्लियर है, राइट? अब क्वेश्चन आता है मैम ऑडिट का मतलब क्या होता है? Audit is nothing. It is a Latin word. Audit means to hear. सुनना। ऐसा अजीब लग रहा है नहीं? सुनना, किसको सुनेंगे? ऑडिटर जाकर के मैनेजमेंट की कही हुई बातें सुनेंगे? मुझे बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा। What is the meaning of the word to hear? क्या सुनेंगे? आप बताओ। You are future chartered accountant, FCAs, बताओ। In this scenario, the word audit is derived from the word order. It is very much important. आपके जब भी true or false आता है उसमें ये questions आ सकता है। Audit is derived from the word order. The word order means to hear. सुनना। क्या सुनेंगे? हम ये सुनेंगे कि financial statements क्या कहना चाहते हैं। What picture is portrayed by the financial statements? ये जो financial statement है जो मैनेजमेंट ने कंपनी के लिए बनाए हैं, ये क्या पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये सुनना। दिस इज नथिंग बट ऑडिट। आज मैं कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई कंटेंट स्टार्ट नहीं कर रही। द प्योर कंटेंट जो हम डील करने वाले हैं दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन। मींस ये ऑडिट है ही क्यों, करना ही क्यों है ऑडिट? समझो, द वेरी फर्स्ट थिंग इफ इट ऑल आई टॉक अबाउट इज ऑडिट। सी, हम लोग प्रोस्पेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम बनने वाले हैं सीए। कहीं पे फायदा ना दिखे तो हम तो कुछ काम नहीं करते, है ना? एंड आज आप मुझे बोल रहे हो मैम कि ऑडिट पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में तो याद है कि ऑडिट ही नहीं पढ़े। अब मुझे पता ऑडिट पढ़ना क्यों? हम क्या बात करते हो, नहीं पढ़ेंगे तो ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट नहीं आएगा, ग्रुप नहीं निकलेगा। So currently for you all the only need is marks. I understand the need is marks, but second and the most important thing is the practical aspect. The practical aspect. अगर आप आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद प्रैक्टिस या कोई एक्सपोजर लेना चाहते हो या आर्टिकलशिप में, द प्राइमरी टास्क जिसके लिए a chartered accountant is known is audit. Hence,
Not only examination point of view, this subject is even more important practical point of view. ठीक है, इतना समझना है पक्का? ओके मैम, हम पढ़ तो लेंगे ये सब्जेक्ट, बट प्रैक्टिकली लोग ऑडिट करवाते क्यों? वाई ऑडिट? प्रैक्टिकली लोग ऑडिट करवाते ही क्यों? थोड़ा सा समझ, सी अंडरस्टैंड। ये है हमारे शेयर होल्डर्स। कौन है ये? शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स मेरे जैसे सीधे साधे भोले भाले मासूम, ठीक है? इन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका नाम है केल, जिनका नाम है केल, ठीक है? हार्ड अर्न मनी है, दिन रात सुबह शाम काम करने के बाद, पाई इकट्ठा करने के बाद मेरे जैसे मासूम से शेयर होल्डर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है स्केल लिमिटेड, और स्केल लिमिटेड में मैनेजमेंट में हम सभी को पता है, हमने लॉ भी पढ़ रखी है, तो हमने पढ़ा है कि ओनर्स आर डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट। पढ़ा है इतना? हाँ या नहीं? यस, इतना पढ़ा है हम लोगों ने। ओनर्स आर डिफरेंट, मैनेजमेंट इज डिफरेंट। यस, अब अगर ओनर्स आर डिफरेंट, मैनेजमेंट इज डिफरेंट, ये ओनर्स और मैनेजमेंट के डिफरेंट होने के चक्कर में काम कौन संभाल रहा है? मैम, काम तो मैनेजमेंट संभाल रहा है। तो पूरा वर्क ऑफ द कंपनी इज बीइंग हैंडल्ड बाय द मैनेजमेंट, इज बीइंग हैंडल्ड बाय मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, पैसा हमारा, मैनेज आप कर रहे हो। स्टार्टिंग में तो मुझे भरोसा है कि ठीक है यार, ये मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं, अंकित है, ध्रुवी है, दर्शन है, कि मैनेजमेंट में ये जो दो चार लोग हैं वो सही से काम संभाल रहे होंगे, ऐसा पहले मुझे लगता है। बट अब मुझे डाउट, मुझे लग रहा है कि भैया काम ढंग से हो भी रहा है कि नहीं। ये लोग ईयर एंड पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी दे देते हैं, बोलते हैं मैम देखो ये हमारा बैलेंस शीट है, बोलते हैं ये लोग देखो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये लोग हमको स्टेटमेंट तो दे देते हैं, अब मुझे भरोसा नहीं है। Now, in order to check the validity of this financial statement, validity of financial statement की क्या ये financial statement सही है? ये जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड पे बनाया, 31 मार्च पे बनाया, ये 31 मार्च पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं क्या वो सही है? ये चेक कर। मैम ये तो आप खुद कर सकते हो, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरे भैया मैं अकेली चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो मैंने मान लिया, मैं यहाँ पे हूँ सीए कुछ भी समझ, बट इनका क्या, ये है डॉक्टर, ये है इंजीनियर, और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल्स देखना समझना नहीं आता है। उनके लिए क्या, नाउ उनके लिए हम अपॉइंट करते हैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए को, जो हमें अपने फाइनेंस, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद एक ओपिनियन देंगे। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये भाई साहब रीड करेंगे, देखेंगे, वैलिडिटी चेक करेंगे और हमें ओपिनियन देंगे। मैं क्या ओपिनियन देंगे? ये ओपिनियन देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। समझा? पक्का? तो प्रैक्टिकली ऑडिट, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट इसके लिए करवाया जाता है सो दैट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम चेक कर सकें, हम ये ध्यान रख सके कि मैनेजमेंट ने जो चिट्ठा पिट्ठा हमें दिया है क्या ये सही है। अगर हाँ ये सही है तो हमको कंपनी में इन्वेस्ट करें, हाँ ये प्रॉफिट जो दिखाया है वो सही है तो हम हमारी शेयर होल्डिंग वहां पे रहने दें। अगर मुझे ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे से फॉर एग्जांपल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम बीइंग शेयर होल्डर्स, हमने अंकुर सर को अपॉइंट किया प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंकुर सर, हमने अंकुर सर भरोसा है ना। अब अंकुर सर पे हमको पूरा पूरा भरोसा है, अंकुर सर बोले वही है बस। अंकुर सर ने बोला कि मैम ये जो के लिमिटेड है ना, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम चोखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर ट्रू एंड फेयर। अब नाउ आई टेक अ डिसीजन कि ठीक है सर आपने बोला तो भरोसा करते हैं, हम ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अगर आपने बोला ना ठीक है जो मैंने शेयर्स खरीद करके रखना उसको मैं होल्ड करके रखती हूँ, मैं उसको बेच नहीं देती। ऑन द अदर हैंड अंकुर सर ने बोला होता कि नहीं मैम के लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना पूरा घपला करके रखा है, पूरा मैनिपुलेटेड मालाफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मैं क्या डिसीजन लेती कि भैया अभी पैसे निकालो, क्या पता कल वाइंड अप होकर के बंद हो जाए, ताले लग जाए कंपनी में। समझो पक्का श्योर। सो प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों ऑडिट करवाया जाता है एग्जिस्टिंग के? समझ में आता है? यस पक्का श्योर। आगे बढ़े। गिव मी थम्स अप अगर इतना समझ में आ गया है तो। Yes, okay. Good one. साहिल, भाविन, प्रियांश, फोरम, हर्ष, रूही, पूजा, पूते, ऋषभ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। मैम आपने कहा कि अंकुर सर ने चेकिंग किया, हाँ अंकुर सर ने चेकिंग किया। अब क्वेश्चन ये होता है अंकुर सर ने जो भी चेकिंग की है ये चेकिंग कौन से बेस पे की होगी? अंकुर सर ने जो चेकिंग की है वो ऐसे अनंत में मन मर्जी के हिसाब से कस्टमर मन मर्जी के हिसाब से चेकिंग की होगी कि देयर आर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स। नहीं मन मर्जी से तो नहीं की होगी, देयर आर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स। अब जरा ध्यान हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो के लिमिटेड है इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने के लिए every auditor, every practicing chartered accountant will have to apply standards on auditing. Just इतना समझो the way financial statement जब आप बैलेंस शीट बनाते हो क्या ये बैलेंस शीट अपने मन मर्जी के हिसाब से बनाते हो? नहीं मैम, बैलेंस शीट बनाने के लिए तो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि नहीं? वैसे ही ऑडिट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है? सो ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है मैम किसने दिए ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग? ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमको हमारे इंस्टीट्यूट ने दिए, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। समझा? पक्का श्योर 100%। सो एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करती हूँ एवरी ऑडिटर बेसिकली एवरी ऑडिटर जो भी पर्सन ऑडिट कर रहे हैं उस पर्सन को ऑडिट करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट या फिर एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है, वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। समझा? पक्का श्योर सॉर्टेड। चले 100% आगे बढ़ो। ओके ना सी फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा इसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं। सी फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में है भाविन, पार्थ, गौतम और वत्सल। ठीक है, ये 4 जन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट टीम और इतने ज्यादा मस्ती खो रहे ये चारों के चारों जन
मतलब हाईली फ्रॉडुलेंट पीपल, हाईली फ्रॉडुलेंट, मतलब आप मानोगे नहीं इतना ज्यादा फ्रॉड करते हैं, माइंड एकदम ही फ्रॉडुलेंट माइंड बस। ठीक है, अब इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा क्या मतलब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज आती है आप बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज आती है, व्हाट डू यू कंसीडर एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अभी कुछ समय पहले मैंने दो शब्द तो पढ़े हैं आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में व्हाट डू यू इंक्लूड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? चलो जल्दी बताओ, what do you include as financial statement? Yes. Okay. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हो बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है वेरी नाइस नोट्स टू अकाउंट्स, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी। वेरी गुड, एक्सट्रीमली नाइस, वेरी नाइस। नाउ दैट इज ऑल टुगेदर क्लब्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम कहाँ हैं, ये चारों जिन्होंने मिल करके भाविक, पार्थ, गौतम और वत्सल, ये चार जन ने मिल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, अभी जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ना, तभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय उन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जिसको आप कहते हो फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इसका वैल्यूएशन किया। ठीक, एक्चुअली वैल्यूएशन हो रहा था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का 5 लाख। कितना हो रहा था? 5 लाख। एज पर AS10 वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट जो होना चाहिए था वो हो रहा था 5 लाख। ठीक है, बट यहाँ पे ये भावन बोलता कि नहीं 5 लाख रुपए सब लोग दे देंगे तो लगेगा कि छोटी कंपनी है। एक काम करते हैं, हम 5 लाख को 5 लाख ना दिखा करके हम इसे शो करते हैं, काले कारनामे कर रहे हैं, हम इसे शो करते हैं 15 लाख। अब ये जो मिस वैल्यूएशन किया है, क्या ये सही है या गलत? ठीक है ना मैम, चलता है उनकी कंपनी उनके फिक्स एसेट जो वैल्यू करे चाल से, बोलो बोलो, चलेगा नहीं चलेगा? भाविन और पार्थ मुझे बोलेंगे हाँ मैम चलेगा, माय बिजनेस माय रूल्स। Yes, that is something which is appropriate. नहीं चलेगा। अगर आप आपके नहीं चलेगा। ठीक है, सो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ आपको आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही बनाना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो किया मीन्स उसकी वैल्यू को आपने उल्लंघन किया है। होना चाहिए था 5 लाख, आपने शो किया है 15 लाख। अब वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। अब इस डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं कि देयर इज अ मिस स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? देयर इज अ मिस स्टेटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस स्टेटमेंट? शायद अब समझेगा ये एग्जांपल के बारे में। एकदम अच्छे से ध्यान। मिस स्टेटमेंट इज डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, देखो 5 लाख और 15 लाख में फर्क है। Difference between the amount, how they had to be prepared and how they are actually prepared. कैसा होना चाहिए था and कैसा है। अगर इन दोनों में डिफरेंस है, अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिस स्टेटमेंट। इतना समझा? मैम होना चाहिए था 5 लाख एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
होना चाहिए था 5 लाख एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट इन्होंने बुक किया है 15 लाख, मन मर्जी। उनको फ्रॉड करना, उनको गलत अमाउंट शो करना अपने बैलेंस शीट में जानबूझ करके। सो नाउ दैट इज द डिफरेंट अमाउंट। एंड ये जो डिफरेंट है, अगर मुझे कोई पूछे मैम कितने अमाउंट का मिसस्टेटमेंट है, 10 लाख रुपए का मिसस्टेटमेंट, 10 lakhs। समझा? पक्का श्योर 100% समझा है? इनमें थम्स अप। चलो आगे बढ़े। ये अभी ये 4-5 जन मेरे टारगेट में होंगे। भावेन, पार्थ, गौतम, वत्सल। कहाँ गया भावेन? फ्रॉड करके चला गया। भावेन आंसर नहीं दे रहे। Yes, that's something which is important for an auditor to understand. What is misstatement? चलो अगर आज मैं आपको बोलूँ what is misstatement, तो आप क्या कहोगे? Misstatement is difference between words with an issue. Misstatement is a difference between the amount which is recorded and how they are required to be recorded. कैसे बनने चाहिए थे and कैसे बने। अगर इन दोनों में differentiation है तो हम कहेंगे misstatement। मैम अगर यहाँ पे मैनेजमेंट को 5 लाख की जगह पे 5 लाख ही दिखाया, होना चाहिए था 5 लाख, शो किया है 5 लाख, तो क्या मिसस्टेटमेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ही नहीं है। जैसा होना चाहिए था इन्होंने वैसा ही किया, मतलब इन्होंने कोई काले कारनामे नहीं किए। समझा? पक्का सॉर्टेड चलाए 100%। आगे बढ़े। ओके, गोइंग अहेड। ये पहला एग्जाम्पल था। अब मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर, होना चाहिए था 5 लाख। फिर पार्थ मेरे पास आया और पार्थ बोलता है मैम ये 5 लाख ना थोड़ा अपशगुन। मैंने कहा क्यों? नहीं मैम मुझे ना सही नहीं लग रहा है, हम लोग इसको 5 लाख वैल्यू नहीं करेंगे। मैंने कहा तो क्या वैल्यू करोगे? बोलता है मैम हम 5 लाख 1 रुपया, 1 रुपया व्हाट डू वी कॉल इट, सुपर नोट्स। या ठीक है, तो व्हाट डिड ही वैल्यू इट एज? होना चाहिए था 5 लाख, उसने वैल्यू किया है, मैनेजमेंट ने वैल्यू किया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एट रुपीज 5,01,000। मुझे सिर्फ इतना बताओ क्या मिस स्टेटमेंट है, हाँ या नहीं? क्या ये मिस स्टेटमेंट है? यस और नो? It is a misstatement or it is not? Absolutely yes, it is a misstatement। देखो डिफरेंस अभी भी है, 1 रुपए का हो या 1 लाख या 1 करोड़ का हो, मिसस्टेटमेंट इज मिसस्टेटमेंट। मैंने तुमको सीधा डेफिनेशन बोला था कि डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट। हाँ मैम डिफरेंस 1 रुपए का ही है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि मिसस्टेटमेंट है क्या? हाँ जी है। बट अभी एक क्वेश्चन उठता है, अगर मैं ये कंपनी को ऑडिट कर रही हूँ, अगर मैं ये कंपनी को ऑडिट कर रही हूँ, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट उठेगा कि क्या मैं मेरे शेयर होल्डर्स को ये बताऊं कि भैया पार्थ ने जोल किया है, पूरे पूरे 1 रुपए का जोल किया है, ऐसे बताऊंगी मैं उनको? नाउ देयर इज अ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल है, ठीक है जी। ओके, अब मिसस्टेटमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है, दैट इज मटेरियल। That is material। अब जरा ध्यान दीजिए, so sorry guys, या अब जरा ध्यान दीजिए, मिसस्टेटमेंट अगर मटेरियल है, मटेरियल का मतलब समझिए, अगर वो कुछ बड़ा अमाउंट है, इंपॉर्टेंट है, जरा डेफिनेशन समझ लीजिए। मटेरियल का मतलब होता है इट इज
significant amount. It is a significant amount which has an impact. Impact being which influences each other. Which influences economic decisions of users. Economic decision of users. So what is this? This means अगर कुछ बड़ा अमाउंट है, in हिंदी अगर if at all I tell this as कि इस अमाउंट से फर्क पड़ेगा, अगर ऐसा अमाउंट है जिससे फर्क पड़ता है हमारे शेयर होल्डर्स को, मैं कहूंगी भैया ये मटेरियल मिस्टेक। बट मैम अंतरात्मा से उछल उछल करके आवाज आ रही है कि भैया 1 रुपए से किसको फर्क ना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है ये 1 रुपी से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट विल नॉट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस, इट विल नॉट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस। सो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट मटेरियल, दिस इज नॉट मटेरियल। कितना समझा? If at all the misstatement is material, if at all the misstatement is material, I will call this as, was this is material misstatement and hence this is risky. अगर अमाउंट 15 लाख होता, अगर अमाउंट 15 लाख होता, हम कहते कि भैया जो 10 लाख का डिफरेंशियल अमाउंट आया है ना, मिसस्टेटमेंट का अमाउंट 10 लाख है, किसी को भी फर्क पड़ेगा 10 लाख से, हम कहेंगे दैट मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल हेंस इट इज रिस्की। मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल हेंस इट इज रिस्की। तो मैम अब हमारा क्या काम है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ऑडिटर क्यों करता है इन ऑर्डर टू, ऑडिटर ऑडिट क्यों करता है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ओपिनियन। हम हमारा ओपिनियन देंगे, तो फाइनली ये चेक के बाद, ये सब चेक करने के बाद हम जब हमारा ओपिनियन देंगे, अब आते हैं हमारे ओपिनियन। जब हम ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर free from risk of material misstatement, material misstatement। कितना समझा है? पक्का? श्योर? So what is opinion? अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती नहीं है, कुछ खामी नहीं है, मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, तो ओपिनियन क्या देंगे हम? हम कहेंगे दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह वगैरह जो 5 चीजें मिलेंगी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक्स। मैम had it been the case, जो करंट सिनेरियो है जहाँ पे मिसस्टेटमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? आर नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हम कहेंगे इसमें मिसस्टेटमेंट है, दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड fair. The financial statements are not true and fair. समझा? पक्का? श्योर? सॉर्टेड? 100%? चलो जल्दी give me a thumbs up so that we can go ahead. Yes. Okay. Okay, how many of you all are writing copy? Yes. कितने से कॉपी कर रहे हैं अभी?
Okay. That's something great. Now अब हम आगे बढ़ते हैं to the next concept. So अब तक के लिए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑडिटर, हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने पढ़ा मिस स्टेटमेंट, हमने पढ़ा मटेरियल, हमने पढ़ा रिस्की, हमने पढ़ा मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वेरी कंसेप्ट। अब जहाँ पर ओपिनियन के बारे में बात आती है ना, इससे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होता है। इससे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू। अब देखो, मैंने तुमको स्टार्टिंग में कहा, देखो मैं तो सीधी सादी बोली वाली। अब आई बीइंग ऑडिटर, आई केम टू के लिमिट, ठीक है, मैं हूँ सीए केएस, सीए खुशबू संघवी प्रैक्टिसिंग चार्टर, ठीक है, मैं आई हूँ के लिमिट। बट यहाँ पे तो हमारे पास भाविन भाई, पार्थ भाई, गौतम भाई और एक थे ना, और वत्सल, ये वत्सल, ये चार भाई हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट में बैठे। तुम आई केम टू द ऑर्गेनाइजेशन, मैं सबसे पहले भाविन से मिली। ये भाविन और ये भाविन ना, सबसे पहले मैं ये भाविन भाई से मिली। भाविन भाई को कहा मैंने कि भाविन भाई, मुझे आप ना आपके गोडाउन की चाबी दीजिए, सो दैट मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री चेक कर सकूं। इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। मुझे इन्वेंट्री चेक करनी थी। मैंने कहा कि भाविन भाई, आप इन्वेंट्री चेक करने के लिए मुझे गोडाउन की चाबी दीजिए। नहीं मैम, नहीं मैम। मैंने कहा क्यों? नहीं मैम, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, बोलते हैं कि नहीं, द इन्वेंट्री व्हिच वी डील दैट इज अ केमिकल स्टॉक, वहां पे किसी को भी अलाउड नहीं होता है जाना एंड स्टफ। ओके, देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग, दूसरे दिन फिर मुझे फिक्स्ड एसेट चेक करना है। मुझे फिक्स्ड एसेट चेक करनी है, जो केमिकल बनाने के लिए जो मशीनरीज है, ये लोग बोल रहे हैं हमारे पास लाखों करोड़ की मशीनरीज है, मुझे चेक करने को अगर है तो दिख जाएगी मुझे। आई वेंट टू पार्थ, मैंने कहा पार्थ, मुझे फिक्स्ड एसेट चेक करना, मुझे फिक्स्ड एसेट चेक करना, या मुझे फिक्स्ड एसेट चेक करना। अब पार्थ मुझे कहता है कि मैं फिक्स्ड एसेट नहीं चेक करूंगी। मैंने कहा क्यों? तो देखिए नहीं, दैट इज अ ह्यूज मशीनरी, वहाँ पे आवाज बहुत आता है, वहाँ पे सिर्फ लेबर्स जा सकते हैं, वहाँ पे और कोई पर्सन नहीं जा सकता है, यू कैन नॉट व्यू इट। मैंने कहा गजब है, तुम मुझे ऑडिट करने क्यों बुलाया? नहीं बुलाते। उन्होंने मुझे इन्वेंटरी चेक करने नहीं दी, उन्होंने मुझे फिक्स्ड एसेट चेक करने नहीं दी। नेक्स्ट डे आई वेंट टू वर्क, आई वेंट टू गौतम, ठीक है, मुझे चेक करने थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मुझे चेक करना था बुआ। हम गए हैं गौतम के पास। अब उनको ड्राइंग करना नहीं आ रहा है ज्यादा, गौतम को दोनों ही होता है। ये बर्थडे बॉय नहीं है, ये गौतम। हम गए गौतम के पास और गौतम को हमने कहा कि गौतम हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना है, so you just give me the access of books of accounts। बोलता है नहीं मैम, पासवर्ड अभी अभी हमने रीसेट किया है, पासवर्ड वगैरह कुछ की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो सब भी नहीं देंगे। मैंने कहा रुको, बहुत हो गया यार, मैं कब से सेंड कर रही हूँ, तुम बढ़ते जा रहे हो, ऐसे नहीं देंगे नहीं देंगे। बोल, अब ये सब जो चीज हो रहा था, बच्चा बोलेगा मैं बच गया। okay, ये सब जो चीज हो रहा था, इसको हम ऑडिट की लैंग्वेज में कहते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ वर्क। क्या कहते हैं? restriction on scope of ठीक है। अब the primary question to you all is can management, ये लोग मैनेजमेंट है, now the question is can management restrict the scope of auditor, yes or no? क्या वो हमारे काम में कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं जैसे कि अभी कर रहे हैं?
नहीं कर सकता। सो नेवर एवर मैनेजमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट योर स्कोप। अगर आप ऑडिट कर रहे हो, मैनेजमेंट की ड्यूटी है आपको इंफॉर्मेशन देना, आपको एक्सप्लेनेशन देना, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस देना, ये सब कुछ मैनेजमेंट की ड्यूटी है। समझ में आता है? पक्का? श्योर? यस, नो, नेवर। ठीक है मैम, बट यहाँ पे ये वाली सिचुएशन में तो के लिमिटेड के मैनेजमेंट ऐसा कर रहा है, तो अब हम क्या करें? अगर ऐसा हुआ है तो अब हम क्या करें? सो अब जरा ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट हुआ है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है? ऑडिटर क्या कर सकता है? ऑडिटर हैज टू वेज। पहला, एक तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो कि मैनेजमेंट नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द स्कोप। मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो कि भैया नॉट टू रेस्ट्रिक्ट योर स्कोप। अगर मैनेजमेंट फिर भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है, पहली बार हम कहेंगे, अगर आप ऐसा कर रहे हो, हमारे नहीं करो ऑडिट, आई एम गोइंग, दैट इज withdrawal. That is withdrawal. You resign from the engagement. You resign from the engagement. इतना समझा? पक्का? श्योर? 100%? बट मैम, विड्रॉवल अगर लीगली पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे? तो और हम ओपिनियन लेकर के जाएंगे। बट मैम, ये लोगों ने तो स्कोप रेस्ट्रिक्ट कर रखा है ना, हमको काम कहाँ करने मिला? तो क्या करेंगे? हम ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन कोट करके जाएंगे। हम बोलेंगे कि अब हमको पूरा भरोसा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, बिकॉज दे आर रेस्ट्रिक्टिंग आवर स्कोप। सो देयर आर टू वेज। अगर किसी ने हमारा स्कोप रेस्ट्रिक्ट किया तो हमारे पास दो हथियार है। फर्स्ट, विथड्रॉ करना। सेकेंड, अगर विथड्रॉवल पॉसिबल नहीं है तो ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन दे दो। मैम, नेगेटिव ओपिनियन का मतलब क्या होता है? समझो, नेगेटिव ओपिनियन का मतलब होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या होता है? मॉडिफाइड ओपिनियन। And now, before I move ahead to the next part and explaining you the further concept, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। सब लोग सुन रहे हैं मेरा डिस्क्लेमर? डिस्क्लेमर दूं? यस? ओके। यहाँ एग्जाम्पल के दरमियान लिए जाने वाले पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। अगर कहीं कोई समानता पाई जाएगी तो मात्र ये एक सहयोग होगा। ठीक है? So that is a disclaimer from my side. ये सारे जो भी examples मैं ले रही हूँ, that is all together hypothetical examples. So don't take it personally. Yes, आगे बढ़े। चलो, okay my dear friends, going back. हम कहाँ थे? हम थे मॉडिफाइड ओपिनियन। ना, इन दिस मॉडिफाइड ओपिनियन हम कह रहे थे कि हम नेगेटिव ओपिनियन पुट करेंगे। क्या करेंगे? हम नेगेटिव ओपिनियन पुट करेंगे। अभी नेगेटिव ओपिनियन का क्या मतलब होता है मैम, जरा अच्छे समझिए। ओके, पीपल कम बैक। ठीक है, रिदम नहीं ब्रेक करना है। चलो कम बैक। आज के लिए ये थोड़ा लाइटर पॉइंट है, एंड इसके बाद विल फाइंड आउट द सेशन। ठीक है? ओके, जस्ट हैव वाटर मीनवाइल। मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है नेगेटिव ओपिनियन देना। मैम, हम किस हिसाब से नेगेटिव ओपिनियन दे पाएंगे? देयर आर 3 ways in which the auditor can express
modified opinion, three ways in which the auditor can express negative opinion. सबसे पहला क्वालिफाइड ओपिनियन. फिलहाल के लिए सिर्फ नाम सुन लो, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आगे बताऊंगी. क्वालिफाइड ओपिनियन. सेकेंड इज disclaimed opinion. Third is adverse opinion. Now, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, फिर हम लोग क्वालिफाइड पे आ जाएंगे. Say for example, मुझे Chelsea is the correct name. Am I pronouncing it perfectly? Chelsea. Miss Vagadia, I can say this. अब एग्जांपल लेते हैं मिस वगाडिया. मिस वगाडिया. अब ये जो मिस वगाडिया है ना, मुझे इनके बारे में कंप्लेन करनी उनकी मम्मी को कि भैया ये नहीं, ये जो स्टूडेंट है ना, मतलब मुझे दिलो जान से ऐसा बताना है कि इतनी मस्तीखोर है, क्लास में इतना मस्ती करती, इतना होते तो हैरान था, बद्दा ने हैरान करे, आपको क्लास डिस्टर्ब कर ना. ये चीज मुझे बतानी है. बट पढ़ाई करने में होशियार है ये लड़की, शी स्मार्ट. चेल्सी, ठीक है, शी स्मार्ट बट नटोरियस. तो मैं क्या कहूँगी, जब भी उनके पेरेंट्स आए हमसे मिलने के लिए, मैंने कहा कि शी इज अ ब्रिलियंट किड बट शी इज नटोरियस. मतलब मैंने क्या कहने की कोशिश की, academically she is nice, she is smart, she is intelligent, but she is notorious. She is notorious. Mischievous. In the same situation, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करने जाए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ऐसा कह सकते हैं that financial statements are true and fair except for inventory. अब मैंने क्या किया है, मैंने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसा नहीं कहा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत नहीं. What opinion I have expressed? I have expressed that the financial statements are more or less true and fair. सिर्फ एक जगह पे मुझे गलती नजर आ रही है, मुझे मिसस्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, that is inventory. That is inventory. समझो? Wait, hold. Ma'am, had it been the case, बहुत सारी जगह पे मिसस्टेटमेंट है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट गलत है, डेटर्स गलत है, क्रेडिटर्स गलत है, कैश गलत है, ये बहुत सारी जगह है, तो उसको भी यहाँ पे मिसस्टेटमेंट में नहीं डालूंगी एज क्वालिफाइड. हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, बिकॉज इतनी सारी जगह पे गलतियां हैं यार. अभी कितना सारा एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट फॉर फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ना सब कुछ गलत है. सो अगर मिसस्टेटमेंट कोई एक आध जगह पे है, मिसस्टेटमेंट बहुत सारी जगह पे नहीं है, तो हम कहेंगे वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा, एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा. इन्वेंटरी के अलावा बाकी सब सही. ऐसे टाइप ऑफ ओपिनियन को हम करेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन. बट मैम अगर हमको ऐसा कहना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, मतलब मैक्सिमम एरियाज में मिसस्टेटमेंट है, ऐसे ओपिनियन को हम कहेंगे एडवर्स ओपिनियन. एडवर्स ओपिनियन. समझा? चेल्सी में सब सही बोलती हूँ, ट्रस्ट मी. पक्का श्योर, इतना समझा? 100%. ये दोनों चीज क्लियर है, क्वालिफाइड एंड एडवर्स. यस,
क्वालिफाइड में कोई एक आध जगह पे गलतियां हैं जिसको हम लोग एक्सेप्ट करके साइड में रख सकते हैं, उसको एक्सेप्ट में लाइक आउटसाइड ब्रैकेट में डाल सकते हैं। एडवर्ब्स में हम मैक्सिमम चीजें गलत हैं। Cool? Yes, okay, really good. Okay. Next point is disclaimer. अब wait and just hold on. ये वाला एग्जाम्पल याद है जहाँ पे हम एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं बट ये मैनेजमेंट हमारा स्कोप रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। यस, हमें एविडेंस इकट्ठा करने ही नहीं दे रहा। अब सी, मुझे किसी ने बोला कि मैम मयूर एज अ स्टूडेंट कैसा है, आई डोंट नो, मैंने उनको प्रीवियस बैच में कभी नहीं पढ़ाया, ये बैच में ही इज नॉट माय स्टूडेंट, तो मुझे नहीं पता है वो कैसा स्टूडेंट है। अच्छा भी हो सकता है, मस्तीखोर भी हो सकता है, डिसेंट भी हो सकता है, नॉट डिसेंट भी हो सकता है, आई डोंट नो। मैम आपको क्यों नहीं पता? बिकॉज आई डोंट हैव एविडेंस। मैम आपको एविडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा स्कोप रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है, मैंने इवैल्यूएशन ही नहीं किया है। सिमिलरली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैंने चेकिंग ही नहीं कर पाई हूँ, मेरा स्कोप रेस्ट्रिक्टेड है, तो मैं कहूंगी आई विल इश्यू डिस्क्लेम ओपिनियन। मैम हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे? हम लोग कोई ओपिनियन ही नहीं देंगे। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, जरा बताना समझ में आ रहा है। से फॉर एग्जाम्पल हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत इवैल्यूएट करने की कोशिश की, एविडेंसेस इकट्ठा करने की कोशिश की, बट कुछ नहीं हुआ। मैनेजमेंट ने स्कोप रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, कहीं से कोई एविडेंसेस नहीं मिल रहे। तो हम क्या कहेंगे? मैं कहूंगी आई वाज अपॉइंटेड टू ऑडिट, मुझे अपॉइंट किया था ऑडिट करने के लिए, बट आई एम अनेबल टू कैरी ऑन माय प्रोसीजर्स, मेरे प्रोसीजर्स ही अप्लाई नहीं हुए हैं, हेंस I keep my opinion reserved. What do you mean by the word keep my opinion reserved? मैं मेरा ओपिनियन किसी को नहीं दूंगी, I keep it with myself. मैम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुझे नहीं पता है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, एविडेंसेस नहीं मिले तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मेकिंग सेंस? पक्का? श्योर? But that is the point. If at all management is not letting us check all the circumstances, how can we give our opinion? Hence, we are not giving any opinion. Chelsea, is that thing clear? Perfect, sound strong. समझ में आ रहे हैं? पक्का? श्योर? 100%? Done. Yes. So these are 3 categories of opinion. चलो बाहर करोगे साथ. 3 types of opinion. कौन से? Qualified, adverse, disclaimer. Qualified में क्या होता है? Qualified में हम कुछ चीजों को accept करके रखते हैं, इसको बोलते हैं कि इसके अलावा बाकी सब सही है। Adverse में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा चीजें गलत है. That is not true and fair वाली situation. Disclaimer में क्या होता है? We are not giving any opinion. We are keeping our opinion reserved with ourselves. समझा? तो ये केस में जब मैंने आपको कहा कि ऑडिटर नेगेटिव ओपिनियन देगा, देखो यहाँ से हम लोग आए स्टोरी, देखो यहाँ से स्टोरी कैसे चिंटिंग। अब यहाँ पे जो हम ओपिनियन देंगे वो डिस्क्लेमर। समझा? पक्का? श्योर? 100%? ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर SA 705, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और टाइप ऑफ ओपिनियन है, ओपिनियन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है सब कुछ सही, एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, ठीक है।
तो ये हम आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं अंडर एस 7, अंडर एस 7 समझा है? श्योर? ओके, वेरी नाउ concluding the last underlying I can say concept for introduction is assurance. अब समझो, जब भी हम ओपिनियन दे रहे हैं तो ओपिनियन जो हम देते हैं, ये ओपिनियन क्यों देते हैं? कि हम किसी को अश्योरेंस दे सकें, हम शेयर होल्डर्स को अश्योरेंस दे सकें कि देख भैया मैंने चेक कर लिया, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। दैट इज नोन एज अश्योरेंस। ना चिंता ना कर, हम है ना। अब दिस assurance is divided into 3 types. First type of assurance is absolute assurance. Second type of assurance is reasonable assurance. Third type of assurance is limited assurance. Okay, just a minute. How many of you all are copying? So I'll just take a minute and to copy this text. सेल फोन स्विच ऑफ हो गया है, आई एम नॉट एबल टू सी द नोट्स। So I guess I'll just give you 1 minute. You just try copying it and then we'll go from there. Okay, चल आगे बढ़े। Absolute assurance, reasonable assurance, limited assurance. अब say for example, आप कोई assurance देने की कोशिश कर रहे हो तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% श्योरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड 100% श्योरिटी? मेरा वचन वही assumption, that is 100% श्योरिटी। मैंने बोला ना ऐसा मतलब ऐसा, that is 100%. If at all I am able to give 100% accurate assurance, मतलब मैंने बोल दिया ना कि चेल्सी इंटेलिजेंट है बट मिस्चीवियस है तो है, भाई ने बोला ना है तो है, that is absolute assurance. You cannot doubt and there is no point of doubt. 100% assurance, that is 100% self. Next, reasonable assurance. Reasonable assurance का मतलब है this is high level of assurance but not 100% of assurance. मतलब मैं जो assurance दे रही हूँ वो भरोसेमंद तो है but 100% की गारंटी मैं नहीं ले रही। हो सकता है because of estimation, because of my judgment, कुछ ना कुछ आगे पीछे गलत शलत हो जाए। That is reasonable assurance. but reasonable assurance मतलब 50% नहीं। हाई का मतलब होता है दिस इज एक्सट्रीमली हाई, 80-90% का assurance। 2-5 આપણે કહીએ 19-20, it is 19-20 वाला। so reasonable assurance is 19-20 वाला assurance which is high but not 100% assurance. Next is limited assurance. Limited assurance is a moderate level of assurance. Is a moderate level of assurance. मतलब ये reasonable से थोड़ा कम level of assurance होता है, ठीक है? मैम इन तीनों अलग अलग प्रकार के assurance ऑडिटर देता है क्या? नहीं, ऑडिटर हमेशा reasonable assurance देता है। ऑडिटर हमेशा reasonable assurance देता है। क्यों? ऑडिटर को ऑडिट करना नहीं आता है क्या? सीए नहीं है क्या वो? He is a chartered accountant. He has knowledge, but there are certain inherent limitations.
there are certain inherent limitations of both. कुछ limitations के कारण हम कभी भी 100% opinion नहीं दे पाते। मैम क्या है वो limitations? आप बताओ जरा। हमने कहा कि वो limitations, people just a minute, I just try attaching this to a charger, else the system will also shut down. वॉइस प्रॉपर, वीडियो प्रॉपर, आगे बढ़े। हमने कहा कि आपने पूरा 1 साल लिया है ऑडिट कर, सॉरी आपने पूरा 1 साल लिया है अकाउंट्स बनाने के लिए। क्या हम पूरा 1 साल ले रहे हैं ऑडिट करने के लिए? हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास टाइम कम है। आपने बहुत सारे जजमेंट लगाए, आपने बोला कि मैम ये एसी 5 साल तक चलेगा, आपने जजमेंट लगाया कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 5 साल तक चलेगा। अब हम पीके तो है नहीं कि हाथ पकड़ करके जान लेके जजमेंट सही है कि नहीं, राइट? So that is also not under my scope. आपने जजमेंट लगाया। So because of this limitation, see these are inherent limitation. मैं चाह करके भी इसे रिमूव नहीं कर सकती, ये है ही और रहेगा ही। कभी भी कोई मुझे 1 साल नहीं देने वाला कि ठीक है मैं 1 साल को ऑडिट कर दूँ। कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट जजमेंट नहीं होंगे। प्लस अनसर्टेनिटी भी तो है, कंटिंजेंसी जिसे हम कहते हैं, कंटिंजेंसी है, अनसर्टेनिटी है, ये सब कुछ है। बिकॉज ऑफ दिस हम हमेशा कुछ परसेंटेज का बफर रखते हैं। हम कहते हैं थोड़ा बहुत 19-20 होने के चांसेस है, हेंस आवर ओपिनियन इज ऑलवेज रीजनेबल एश्योरेंस। आवर ओपिनियन इज ऑलवेज रीजनेबल एश्योरेंस। समझा है? पक्का, श्योर, सेंड yes, so these are the types of assurance. In the next forthcoming class we will start with this, and कल से हम start करने वाले हैं हमारा first target, that is company audit. Okay, that is company audit. तो कल जब भी हम session start करेंगे हम ये वाला part tap करने वाले हैं। Meanwhile you all keep all your notes, your books, your pens, जैसे जैसे हमने बोला था, you all keep all these things clear. आज के सेशन में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है कि ऑडिटर कौन होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी क्या होता है, स्टैंडर्ड्स कैसे चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट क्या होता है, ये सारी चीज आज के सेशन में हमने की है। ओपिनियन एंड देन लास्टली एश्योरेंस। यस, समझा है? पक्का, श्योर? सो कल जब हम स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस, does that make audit interesting for you? And हाँ, हम बहुत सारे केस स्टडीज लेने वाले हैं, तो आज के लिए आपका कोई होमवर्क नहीं है, rather just to revise this. कल से हमारा होमवर्क आना आपके लिए शुरू हो जाएगा। So this is Sneha Khushbu Sangvi signing off. You all keep studying, keep revising, and if at all you have any doubts, any queries, you can drop a message to me. ठीक है? I don't think so आज वाले सेशन में होगा, but if at all any, you can drop a question. चलो, bye bye, see ya, take care.